नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी बिहार की सियासत में पवन सिंह को लेकर मचे घमासान की, राहुल गांधी की कुलियों से मुलाकात पर घिरी बीजेपी की, देखेंगे क्यों ममता की धमकी से डरा चुनाव आयोग, बसपा सुप्रीमो मायावती के एक और बड़े एक्शन को, जानेंगे मणिपुर मुद्दे पर कटघरे में खड़ी बीजेपी सरकार को, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे भारत को लेकर टैरिफ पर ट्रंप के खुले ऐलान की। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सपा विधायक अबू आजमी पर बड़ी कार्रवाई, औरंगजेब से जुड़ी टिप्पणी मामले में विधानसभा से किए गए निलंबित। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव की तंज पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा आपको टीके से इतनी नफरत तो टोपी पहन लीजिए। बीते दिन दोनों नेताओं के बीच हुई थी तीखी बहस। यूपी विधानसभा में महाकुंभ पर विपक्ष के आरोपों पर भड़के योगी आदित्यनाथ, कहा महाकुंभ में फैलाई अफवाह, बेतुके बयान दिए गए। यूपी विधानसभा परिसर में पान मसाला और गुटखा पर लगा बैन, खाने वाले पर लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। बीते दिन सदन में वायरल हुआ था वीडियो। चैंपियंस ट्रॉफी की हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास, हार को बताया वजह, कमिंस की जगह कप्तानी कर रहे थे स्मिथ। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। बिहार में इसी साल आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं एनडीए में मचे घमासान के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिस पर सियासत गर्मा गई। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी पवन सिंह को टिकट देगी। तो क्या है बीजेपी का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने ऐलान किया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में भी उतरेंगे। पवन सिंह की इस घोषणा के बाद बिहार का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। हालांकि राज्य में जारी चुनावी तपिश को लेकर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी पवन सिंह को टिकट दे सकती है, जिस पर राज्य की सियासत में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसकी वजह है पवन सिंह पर लगे अश्लीलता फैलाने के आरोप। यही वजह है कि 2024 में वो लोकसभा चुनाव में वो काराकाट सीट से निर्दलीय लड़े थे, लेकिन हार गए। लेकिन यहाँ समझना होगा कि इस बार चुनाव लड़ने का दावा बीजेपी के टिकट पर किया जा रहा है। तो इसलिए कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से एक न्यूज चैनल पर जब सवाल पूछा गया कि क्या पवन सिंह भाजपा के संपर्क में, तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं सबका साथ लेकर पार्टी चलाने वाला आदमी हूँ। जो आदमी भाजपा की विचारधारा के साथ जुड़कर काम करना और उस माहौल को आगे बढ़ाने का काम करेगा, हम उस पर विचार करेंगे। बता दें, पवन सिंह को लेकर इसलिए भी चर्चाएं तेज है क्योंकि एनडीए में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। बीजेपी जेडीयू में तनाव बरकरार है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पार्टी पवन सिंह को आगे ले जा सकती है, क्योंकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अश्लीलता और तमाम आरोपों के बाद भी पवन सिंह की खयाती दूर दूर तक फैली है। ऐसे हालातों में बिहार की सियासत में इस वक्त पवन सिंह को लेकर एक नया बवाल छिड़ गया है। बताते चले, लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था। हालांकि पवन सिंह ने यहाँ से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। वो बिहार के आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने आरा से टिकट नहीं दिया। ऐसे में देखना होगा कि इस पर आखिर में बीजेपी की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर जनता से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और लोगों से मुलाकात करते रहते हैं, जिसके जरिए राहुल मोदी सरकार पर एक के बाद एक हमले करते हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कुलियों से मुलाकात की। इस बीच हादसे को लेकर भी कई सारे खुलासे किए गए। तो कैसे राहुल गांधी के एक्शन से टेंशन में आई बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में महाकुंभ जाने की जद्दोजहद के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ था, जिसमें कई सारे कुलियों ने मुसाफिरों की जान बचाई थी। इस हादसे को लेकर यूपी की योगी और मोदी सरकार से कई सवाल किए गए। हालांकि हर सवाल और आरोपों को बीजेपी ने नकार दिया। ऐसे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के उन्हीं कुलियों से मुलाकात कर बीजेपी को टेंशन में डाल दिया। दरअसल राहुल गांधी ने कुलियों से मुलाकात 1 मार्च को की थी, लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी, जहां कुलियों के लिए बड़ा दावा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनके अधिकारों के लिए पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। राहुल ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर लिखा, किसी किसी दिन खाने के भी पैसे नहीं होते, हम घर पर पैसे भेजें या खाना खाएं। हमारे कुली भाई ऐसी मुश्किलों में जीने को मजबूर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की, लेकिन इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। मैं इनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखूंगा और इनके अधिकारों के लिए पूरी ताकत से लड़ूंगा। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर भी कुलियों ने कई खुलासे किए। होती है उस पर लेटा के कुछ घायल थे, कुछ लाश थी, उनको हम बाहर लेकर आए। जो भी कोई 112 नंबर की जो हमारी प्रशासन की गाड़ी थी उसमें भी हमने उनको लाशों को भेजा, और जो एम्बुलेंस थी उनमें भी भेजा। ऑटो वालों को भी हमने खुद के जेब से, कुछ भाइयों ने जैसे ये भाई 50-50, 100-100 रुपए उगाकर उनको भी भेजा। एक तरह से हमने इंसानियत के नाते बहुत, हम पे जितना बन सका उतना किया। बता दें, राहुल गांधी अक्सर आम लोगों से अपनी मुलाकात को लेकर चर्चा में रहते हैं। समय समय पर हर वर्ग के लोगों से उनकी मुलाकात मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी बन जाती है, क्योंकि राहुल गांधी गरीब मजदूरों, कामगारों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, दलित, आदिवासी और पिछड़ों की आवाज को उठाने के लिए मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कुलियों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात ने फिर बीजेपी पर सीधा हमला बोल दिया है।
पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करके सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। वहीं चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार को भी निशाने पर ला दिया है। ममता बनर्जी लगातार वोटर लिस्ट में बड़ी हेराफेरी के दावे कर रही है, जिस पर आखिरकार चुनाव आयोग को फिर से सफाई देनी पड़ी। तो क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा चुनाव आयोग के दम पर कैसे चुनाव में धांधली को अंजाम देती है, इसका खुलासा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर दिया है, जिसके बाद से जबरदस्त राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। दरअसल ममता ने दावा किया कि दूसरे राज्यों के लोगों के नाम फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। यानी सीधे सीधे ममता बनर्जी ने कह दिया कि जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके चुनाव में भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर धांधली की, ठीक वही प्रयोग पश्चिम बंगाल में भी किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा था वो निर्वाचन आयोग का सम्मान करती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग में भाजपा के लोग ही काम कर रहे हैं। इसी के साथ ममता ने चुनाव आयोग से सवाल किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो वोटर्स का एक ही EPIC नंबर हो जाए, जिस पर चुनाव आयोग ने टेक्निकल तरीके से लंबी चौड़ी जानकारी देते हुए इसे सही ठहराया था। हालांकि ममता बनर्जी ने इस सफाई पर चुनाव आयोग को उसी के नियमों का हवाला देते हुए फिर से सवाल खड़े कर दिए। ममता ने कहा, ये मत भूलिए कि चुनाव आयोग दिल्ली में है और हम वहां धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ऐसे में ममता की धमकी का चुनाव आयोग पर असर होता दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने CEOs, DEOs और EROs को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करने का निर्देश दिया है। साथ ही 31 मार्च तक चुनाव आयोग ने देश भर के CEOs से एक्शन टोकन की रिपोर्ट भी मांगी है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को एक पोलिंग बूथ पर 800 से 1200 मतदाताओं को रखने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही मतदाताओं के आवास से 2 किलोमीटर के दायरे में बूथ होने का निर्देश दिया। हालांकि इस पर घमासान बढ़ता दिखाई दे रहा है। बताते चले, ममता से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर संदेह जताया था, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती के एक के बाद एक लिए बड़े फैसलों की चर्चाएं जोरों पर की जा रही है। हाल ही में भतीजे आकाश आनंद को पद से हटाने के बाद अब मायावती ने भाई आनंद कुमार को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद राज्य में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। तो क्या है मायावती के एक्शन के पीछे की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जबरदस्त सियासी हलचल बनी हुई है। एक तरफ तो विधानसभा के बजट सत्र में पक्ष विपक्ष के तीखे हमले जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती भी इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल बसपा में शुरू हुआ पारिवारिक विवाद अब किसी से छिप नहीं रहा। ऐसे में मायावती ने पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटाकर पार्टी से बाहर कर दिया, तो वहीं अब भाई आनंद कुमार को भी राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटा दिया गया है। अब वो केवल उपाध्यक्ष रहेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी रणधीर बोनीवाल को सौंप दी गई है। ऐसे में मायावती के एक के बाद एक लिए जा रहे एक्शंस की चर्चाएं इस वक्त चारों तरफ की जा रही है। हालांकि मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए इसके पीछे एक अलग वजह बताई। उन्होंने लिखा कि आनंद कुमार ने पार्टी और मूवमेंट के हित में एक पद पर कार्य करने की इच्छा जाहिर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब वो पहले की तरह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए मायावती के निर्देशन में काम करेंगी। मायावती के फैसलों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है, जिसमें एक तरफ तो उनके पारिवारिक संबंधों पर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की सियासत में मायावती के इस एक्शन को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मायावती सूबे में अपनी खोई हुई जमीन को पाने की कवायद में जुट गई है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो अपने फैसले के जरिए पार्टी और परिवार पर अपना नियंत्रण बनाए रखने और पार्टी पर परिवार को तरजीह देने की कोशिश कर रही है। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, मायावती इन दिनों अपने फैसलों के चलते सुर्खियों में बनी हुई है। मणिपुर हिंसा को 2 साल पूरे होने को है और हालात जस के तस बने हुए हैं। फिर चाहे इसको लेकर बीजेपी की बीरेन्द्र सिंह सरकार ने अपनी नाकामी पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया हो, लेकिन राज्य में हिंसा की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया गया, जो दिखाता है कि मोदी सरकार हिंसा पर कितनी नाकाम रही। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। 3 मई 2023 यानी लगभग 2 साल से देश का एक खूबसूरत राज्य मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन ना तो राज्य की बीजेपी सरकार हिंसा पर काबू कर पाई और ना ही केंद्र की मोदी सरकार 2 साल से राज्य की स्थिति का जायजा ले पाई। हाँ, वो बात अलग है कि सिवाय मणिपुर के प्रधानमंत्री मोदी ने देश दुनिया की यात्राओं को बदस्तूर जारी रखा, लेकिन बस वक्त नहीं मिला तो मणिपुर जाने का, जिसको लेकर न सिर्फ देश में सवाल उठते रहे बल्कि विदेशों में भी मणिपुर में हिंसा की गूंजे। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने मणिपुर में हालातों को लेकर टिप्पणी की और अपनी बातों से ये साफ कर दिया कि मोदी सरकार मणिपुर के हालातों को लेकर कितनी गैर जिम्मेदाराना है, जो राज्य की कानून व्यवस्था को स्थापित कर पाने में नाकाम साबित हुई। दरअसल जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख वोल्कर तुर्क ने वैश्विक घटनाओं पर दी जानकारी में भारत के उल्लेख के साथ कश्मीर और मणिपुर की स्थिति का जिक्र किया। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने कहा, मैं मणिपुर में हिंसा और विस्थापन का हल निकालने के लिए बातचीत, शांति स्थापना और मानवाधिकारों के आधार पर कदम उठाने का भी आह्वान करता हूँ।
मैं कश्मीर समेत अन्य स्थानों पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कानूनों और उत्पीड़न को लेकर चिंतित हूँ। बता दें, मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर पूरा देश चिंतित है, सिवाय मोदी सरकार के। भले ही राज्य में हालातों पर काबू पाने में असफल बीजेपी की एन बीरेन सिंह सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, लेकिन इस सब के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे हालातों में ये मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया है, जो दिखाता है कि विश्व गुरु का तमगा लेने वाली मोदी सरकार एक राज्य में शांति बहाल करने में कितनी नाकाम है। हालांकि मोदी सरकार का बचाव करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने मानवाधिकार प्रमुख के बयान को निराधार और बेबुनियादी करार दिया और कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक स्वस्थ, जीवंत और बहुलवादी समाज बना हुआ है। अपडेट में दिया बयान जमीनी हकीकत से बिल्कुल उलट है। हालांकि हकीकत क्या है, इससे हर कोई वाकिफ है। मणिपुर की जनता पीएम मोदी से मणिपुर आने की गुहार लगा लगा कर थक गई, लेकिन ना तो पीएम को जाने की फुर्सत मिली और ना ही हालात सुधारने की। पीएम मोदी और ट्रंप के दोस्ताने से परे 2 अप्रैल से अमेरिका का रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने जा रहे हैं, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए 2 बार भारत का नाम लिया और कहा कि जैसे के साथ तैसा वाली रणनीति के साथ काम किया जाएगा। यानी साफ है, गाते रहिए आप मोदी ट्रंप के गुणगान, हकीकत तो कुछ और ही है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। भले ही हमारे देश में गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती के दिन रात कसीदे पढ़ते रहे, मोदी ट्रंप के नारे लगाते रहे, लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है, जिसके 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई उदाहरण देखे जा चुके हैं। इसी कड़ी में भारत के साथ कड़ा रुख अपनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने फिर साफ कर दिया कि उसके लिए उसका नेशन फर्स्ट है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि 2 अप्रैल से दुनिया भर के तमाम देशों पर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा है, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स के दावे हैं कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है, खासकर भारत की इकोनॉमी पर, वो भी ऐसे वक्त में जब पहले ही मोदी सरकार के अमृतकाल में अर्थव्यवस्था इतिहास के अपने सबसे निचले स्तर से गुजर रही है। इस टैरिफ का असर भारत पर इसलिए भी पड़ने की संभावना है क्योंकि अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बात करें 2023-24 वित्त वर्ष की, तो भारत और अमेरिका का ट्रेड 100 अरब डॉलर के पार चला गया था, जिसमें 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा एक्सपोर्ट भारत अमेरिका को करता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस रेसिप्रोकल टैरिफ पर भारत को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिटी रिसर्च की रिपोर्ट की माने तो भारत के करीब आधा दर्जन सेक्टर्स को मोटा नुकसान होने का अनुमान है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत के जो सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, उनमें केमिकल, मेटल प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी के अलावा ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर को सालाना आधार पर 61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत पर अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ का असर कितना गहरा देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, ट्रंप के ऐलान के बाद भारत की जीडीपी को सालाना आधार पर मोटा नुकसान होने की उम्मीद है, जो कि 0.60% बताया जा रहा है। बताते चले, ये बात पहले से तय है कि भले ही हमारे देश में ट्रंप के नारे लगाए जाते हो, लेकिन भारत को लेकर ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल साफ है। ट्रंप कई बार मंच से दोहरा चुके हैं कि भारत उन देशों में शुमार है जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, जिसको लेकर ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग की संज्ञा तक दे डाली। ऐसे में देखना होगा ट्रंप के इस फैसले का आने वाले वक्त में क्या असर होगा और ट्रंप से दोस्ती के कसीदे पढ़ने वाले पीएम मोदी इस पर क्या कदम उठाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।